है गाइस, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। देखो, आज हम आपके पॉलिटी के पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पीवाईक्यू साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। एफकेट का एग्जाम आपका अभी से स्टार्ट होने वाला है, तो उस सबके लिए हमने ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हम एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं भाता उसको भी कवर करेंगे, जैसे हमने हिस्ट्री के सेशन में किया था। देखो, पहला क्वेश्चन आता है आपका, द प्लम्बर ऑफ द, है ना, प्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रेमर है, वो किसने प्रिपेयर किया था। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है किसने इसको प्रिपेयर किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है किसने इसको, मतलब कौन इसको लेके आया था। तो याद रखना, इसका आंसर है आपका भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ये उन्होंने तो इसको प्रिपेयर किया था। बट अगर बात करें ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन, ठीक है, मॉडर्न फॉर्म, प्रेमर की ही मॉडर्न फॉर्म है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो आपका जवाहरलाल नेहरू ने लाई। कब लाई थी? तो आप याद रखेंगे, थर्ड मीटिंग में, है ना, थर्ड मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो हुई थी आपकी 13 दिसंबर 19, बताओ कौन से उसमें हुई थी, बताइए, 1946 में। ठीक है, इसमें ये इसको लेके आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया इससे। इसी के अलावा मेंबर से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो जानना भी ज़रूरी है। वो क्या क्या बन सकते हैं, देखो, क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो मेंबर में नहीं थे, वो बाद में ऐड किए गए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, आपका CDS हो, CRPF हो, SSC हो, कोई सा भी जाओ, में इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे, हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो उसमें ऐड किए गए थे। दो वर्ड्स हैं जो प्रेजेंटली ओरिजिनल मेंबर में नहीं थे, बाद में उनको अमेंडमेंट से ऐड किया गया। कौन कौन से वर्ड थे, तो आप याद रखेंगे, पहला था आपका सोशलिस्ट, ठीक है, और एक आपका सेकुलर। ये वर्ड्स पहले नहीं थे, इनको मेंबर में ऐड किया गया। किसके द्वारा याद किया गया, तो आप याद रखेंगे 42 अमेंडमेंट 1976, इसके तहत, है ना, इस पे इन दोनों को वर्ड्स को ऐड किया गया। ये बेसिक ओरिजिनल मेंबर के अंदर हमारे नहीं थे। इससे रिलेटेड और क्या, तो इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि इसको ये किसने कहा। तो ये आप बेसिकली थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। क्या है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इंडिया का संविधान है, उसको आइडेंटिटी कार्ड मेंबर ने किसने कहा, तो आप याद रखेंगे N.A. पकवेलिया। ठीक है, इसी तरीके से आप याद रख लेंगे, एक हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आपको ये भी पता होगा। तो इसी तरीके से आप ये याद कर सकते हैं, मैंने स्लाइड्स में डाल दिया है, क्योंकि अभी हम बेसिक स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। यानी कि सबसे पहले कह रहा है कि लोकसभा की ऐसी बताओ कि उसके पास एक स्पेशल पावर है, तो सिर्फ लोकसभा के पास है, वो बताइए इनमें से कौन सी है। तो देखिए, क्या इंट्रोड्यूस मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की पावर क्या लोकसभा के पास है? इम्प्लीमेंट, है ना, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन लगता है प्रेसिडेंट के ऊपर, क्या वो है? या फिर पास नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राज्यसभा जो होती है उसके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट पास करने के लिए, तो इनमें से कौन सी पावर है? तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ याद रखेंगे मनी बिल। मनी बिल दो आर्टिकल से रिलेटेड है, एक है आपका 110 यानी कि 110, और एक है 109। ठीक है, इन दो आर्टिकल से रिलेटेड है आपका मनी बिल। एक में डेफिनेशन दी गई है और एक में बताया गया है कि किन किन बेसिस पे आपका मनी बिल आ सकता है। ठीक है, ये दो आर्टिकल किससे रिलेटेड, ये दोनों आर्टिकल रिलेटेड है आपके मनी बिल से। अब मनी बिल से रिलेटेड और क्या बात है, देखिए, मनी बिल से रिलेटेड एक बात ज़रूरी ये है कि कोई भी मनी बिल है या नहीं, ये डिफाइन करता है स्पीकर। ठीक है, और स्पीकर जो होता है वो होता है आपके लोकसभा के अंदर। स्पीकर सिर्फ लोकसभा के लिए बोलते हैं, बाकी स्पीकर लोक चेयर जो आपका वो होता है, वहाँ वाइस प्रेसिडेंट या कह सकते हैं आप चेयरमैन होता है। ठीक है, स्पीकर सिर्फ लोकसभा में होता है। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो डिफाइन करता है कि कोई भी बिल जो है मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड कि मनी बिल में क्या जॉइंट सीटिंग हो सकती है, पहला क्वेश्चन ये बनता है, या फिर क्या। तो याद रखना, लोकसभा डिफाइन करती है कि कोई भी आर्टिकल बिल मनी बिल है या नहीं। उसके बाद ये जाता है राज्यसभा के अंदर। कहाँ जाता है, फिर ये जाता है राज्यसभा के अंदर। वहाँ राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं। इसमें अगर वो चाहती है तो कोई भी चेंज नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक एडवाइस दे सकती है वापस लोकसभा को कि आप ये कर लीजिए। ठीक है, एडवाइस दे सकती है, कोई भी बाउंडेड नहीं है। लोकसभा मानती है तो ठीक, नहीं मानती तो वापस करेगी। तो राज्यसभा को फिर इसको पास करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट इसको पास कर देगा, मनी बिल डिफाइंड हो जाएगा। बट अगर 14 डेज तक राज्यसभा कोई भी एक्शन या मतलब उसको ना रिजेक्ट करती है ना उसको पास करती है, रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकती, मतलब ना तो वापस भेजती है ना ही उसको पास करती है, तो 14 डेज बाद ऑटोमेटिकली मनी बिल पास माना जाता है।
तो बेसिकली ये स्पेशल पावर सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा की तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, द इंट्रोड्यूस ऑफ मनी बिल, ये है लोकसभा की स्पेशल पावर। लोकसभा, राज्यसभा और मेरी, ये किसके अंदर आती है? प्रेसिडेंट। तो याद रखना, लोकसभा हो, आपकी राज्यसभा हो या फिर आपका प्रेसिडेंट हो, ये तीनों के तीनों आपके पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और ये आपके पार्ट 5 के अंदर आता है, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ है कि तीनों चीज़ से मिलके बनता है आपका पार्लियामेंट। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें चली जाए तो वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर से, इन तीनों से मिलके बनती है आपकी लेजिस्लेटिव लिटरेचर, ठीक है, स्टेट लिटरेचर। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए एक चीज़ और बना देता हूँ हाथों हाथ आपको, यहाँ ये मैं डिफाइन कर देता हूँ कि अगर क्वेश्चन बना लोकसभा से तो वो क्या क्या बन सकता है। सही क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए सबसे आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो आप याद रखेंगे 25, ठीक है, 25 होनी चाहिए मेरी लोकसभा बनने के लिए। अगर मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ तो मेरी एज 35 होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। बाकी आप जानते हैं कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, कोई भी प्रॉफिट एंड का मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखेंगे आप कि लोकसभा कभी भी डिसॉल्व कर सकता है आपका प्रेसिडेंट, यानी कि ये आपका टेम्परेरी हाउस होता है, इसी को टेम्परेरी हाउस बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेरी हाउस इसको बोलते हैं। और लोअर चैम्बर भी इसी को बोलते हैं, अपर चैम्बर लोअर चैम्बर होता है, तो लोअर चैम्बर भी आपकी लोकसभा को ही बोला जाता है। इसका जो इलेक्शन होता है लोकसभा का, वो आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। आई होप आपको लोकसभा के बारे में भी समझ में आ चुका होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसी क्वेश्चन से मैंने उम्मीद किया कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बता पाऊँ। हाँ, थोड़ी स्पीड तेज़ है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वीडियो शॉर्ट में बनाना चाह रहा हूँ कि जिससे कि छोटी वीडियो आप देखें, आपको अच्छी लगे। या 10 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो, चलिए देख लेता हूँ, काम हो जाएगा, मेरे पे टाइम नहीं है ज़्यादा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि who discharge the function of president when vacancy occur in the office of president, यानी कि बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेसिडेंट अपनी जगह नहीं है, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या कोई भी कारण हुआ, वो अपने ऑफिस पे नहीं है, तो तब उनका डिस्चार्ज कौन संभालेगा। तो आप याद रखना, सबसे पहले तो आ जाता है कि वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये मेरे आर्टिकल 62 के अंदर आता है, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, उनकी डेथ हो गई या कोई भी उन पर इम्प्लीमेंटेशन लग गया है, कोई भी वजह है जिस वजह से वो अपनी सीट पर नहीं है, अपने ऑफिस पर नहीं है, तब उनकी सीट कौन लेगा। तो आर्टिकल 62 कहता है कि तब भाई वाइस प्रेसिडेंट लेंगे। बट हाथों हाथ वो ये बताता है कि भाई प्रेसिडेंट भी नहीं हो, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो, तब कौन लेगा। तो तब आप याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेते हैं। अगर ये भी नहीं है तब आपका सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जगह लेते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना था ये भी भाई एक साथ इतने जगह लोग कभी खाली सीट नहीं हो सकती है, इनमें से जो भी जगह लेगा वो मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 6 मंथ, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ, तो 6 मंथ के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करा के प्रेसिडेंट की सीट लेनी ही, मतलब उसको इलेक्शन करा के प्रेसिडेंट की सीट फुलफिल करनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे आपके वाइस प्रेसिडेंट। देखो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो आप क्या कहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हाँ, यही आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो प्रेसिडेंट से आर्टिकल 61 में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है इम्पीचमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को हटाना है तो क्या है, तो आप याद रखिए इम्पीचमेंट। इसको इम्पीचमेंट कौन से हाउस से लगता है, तो याद रखना दोनों हाउस से, किसी भी हाउस से आप पास कर सकते हैं, चाहे लोकसभा से करिए चाहे राज्यसभा से पास कीजिए, दोनों हाउस से इस पे इम्प्लीमेंटेशन पास हो सकता है, ठीक है। ये 61 कहता है। इसी के साथ प्रेसिडेंट के लिए रिलेटेड एक और आर्टिकल है, वो है मेरा 72 आर्टिकल, जो मुझे बताता है पार्डन्स पावर, यानी कि उसकी क्षमा करने की पावर्स। ये मेरी कुछ पावर्स हो सकती है, आप प्रेसिडेंट वाला लेक्चर देख सकते हैं या शॉर्ट देख सकते हैं, मैंने उसमें सब डिफाइन कर रखा है, 1 मिनट की शॉर्ट है, आप उसको आसानी से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसी के साथ यहाँ एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 143, और आर्टिकल आपका बताइए 121 है या 123 है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये आर्टिकल बताता है कि उसकी कंसल्टेशन पावर सुप्रीम कोर्ट से, अगर उसे कोई कंसल्टेशन लेना है तो वो ले सकता है, और ये बताता है ऑर्डिनेंस जारी करने की उसकी पावर प्रेसिडेंट की, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो प्रेसिडेंट के बारे में है, जो आपको पता होने चाहिए। चलिए, हाँ, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गया इमरजेंसीज़ के बारे में। तो हमारी 3 तरीके की इमरजेंसी होती है जो सिर्फ प्रेसिडेंट लगा सकता है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी, या कह सकते हैं आप प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, और एक होती है आपकी फाइनेंस इमरजेंसी।
स्टेट इमरजेंसी आपकी लगती है आर्टिकल 352 की वजह से, ये लगती है 354 की वजह से, और ये होती है 356। ठीक है, आर्टिकल 356 डिफाइन करता है फाइनेंस इमरजेंसी। फाइनेंस इमरजेंसी आज तक इंडिया में नहीं लगी, नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है आपकी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये पूछता है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। यानी कि ये कह रहा है कि जो राइट ऑफ सिटीजनशिप होता है उसको अगर कुछ चेंज करना है या उसमें कुछ संशोधन करना है तो वो कौन किसके पास है पावर? क्या यूनियन कैबिनेट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, या सुप्रीम कोर्ट के पास है? तो आप जानिए कि ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अगर कोई भी चीज़ करना है राइट ऑफ सिटीजनशिप के अंदर तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, उसके पास ये राइट है। ठीक है, जब सिटीजनशिप आपने पढ़ा होगा, अब ये भी जान लीजिए सिटीजनशिप आया है तो ये मेरे पार्ट बताइए 3 के अंदर आता है या 2 के अंदर आया है? ये पार्ट 3 के अंदर आता है आपके सिटीजनशिप। ठीक है, वहाँ पे डिफाइन है ये सब चीज़ें, आप लेक्चर ले सकते हो। सिटीजनशिप भी मैंने पढ़ा रखा है, अभी मैं सब कुछ डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये पूछता है मुझसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमulgated ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में जब आया वो डेट थी 26 जैन 1950। अब आप यहाँ से भी जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनते। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पास कब हुआ, तो आप याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पास तो हो गया था मेरा 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 में पास हो चुका था। ठीक है, पास्ड हो चुका था। तब उस टाइम मेरे कुछ ही आर्टिकल्स आए थे, सब आर्टिकल्स मेरे नहीं आए थे। बट फोर्स्ड में, यानी कि पूरी तरीके से फोर्स में बोलूँ कि अब हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, तो फोर्स्ड में जो आया था मेरा ये आया था मेरा, कब आया था फोर्स में जानिए। फोर्स में ये आया मेरा 26, कब आया इसमें फोर्स में, क्यों इसी डेट को, इस डेट को इसलिए क्योंकि क्या क्या रीज़न था। दिस डे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। इट वाज एन एप्लीकेशन डे। इट दिस वाज डिसायर्ड बाय फार्मर्स ऑफ इंडिया। देखो तो समझो कि इस डे को 1929 में सब स्वदेशी की मांग चल रही, वो स्वराज की मांग चल रही थी, तब ये सेलिब्रेट कर चुके थे एज ए इंडिपेंडेंस डे। इसी वजह से इस डेट को ही, ठीक है, इसी वजह से इस डेट को कह लो, इस डे को कह लो, फोर्स लाया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ से बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन है, बट हम यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि द फंडामेंटल राइट्स आर एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट के अंदर आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा। क्या पार्ट 1 के अंदर आता है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, किसके अंदर आता है ये आप बताइए। भाई पार्ट 4 के अंदर आता है क्या? बोलो, सोचो सोचो, फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट के अंदर आते हैं? भाई सोचो और फिर मुझे बताओ कि किस पार्ट के अंदर आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। बताइए बताइए। देखो याद रखना, पार्ट 3 के अंदर आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 1 मेरा डिफाइन करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को बताता है। ठीक है, बात करूँ पार्ट 2 की, पार्ट 4 है, चलो पार्ट 4 याद रखो। पार्ट 4 बताता है आपकी DPSPs। ठीक है, 5th बताता है आपके दी यूनियन के बारे में। ठीक है, और देखो आप लोगों को नहीं पता, मैंने यहाँ आपसे पार्ट 3 कहा सिटीजनशिप और आप सबने मान लिया। भाई मैं यही तो देखना चाह रहा था किस किस का दिमाग दौड़ता है। तो याद रखना सिटीजनशिप आता है आपके पार्ट 2 के अंदर। किस किस आर्टिकल से आते हैं तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक मेरा सिटीजनशिप आता है। देखो फंडामेंटल राइट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो आप जानने होंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ पार्ट्स समझा देता हूँ। देखो पार्ट 1 समझ में आ गया, पार्ट 2 आ गया, पार्ट 5 तक आप समझ चुके हैं। पार्ट 6 की बात करें तो ये आपकी स्टेट्स के बारे में बताता है। ठीक है, पार्ट 7 मेरा देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट 7 की सारे के सारे ज़रूरी हो आपको पढ़ने, कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि पार्ट 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट 80 जो है वो इमरजेंसी प्रोविंसेस जो है उनको डिफाइन करता है, पार्ट 80। ठीक है, पार्ट 20, जो पार्ट 20 है वो बताता है आपके अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको बताता है। ठीक है, और आर्टिकल 368 ये याद रखेंगे आप। ठीक है, और क्या बात करूँ, अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो पार्ट 15 जो है वो आपके इलेक्शन से रिलेटेड जो है वो बताता है। ठीक है, ये समझेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। बाकी पार्ट्स हमारे 22 है, जाएंगे मिल जाएगी PDF टेलीग्राम चैनल पे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बताया।
चलिए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है, ओह फंडामेंटल राइट से मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कुछ बतानी थी, तो चलिए हम उनको कवर कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट से इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखो सबसे पहले बात आती है कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट पार्ट किसके अंदर आ गया, वो तो समझ में आ गया। कौन कौन से आर्टिकल से मेरा फंडामेंटल राइट्स आता है, तो आप याद रखेंगे फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप समझिए 14 से लेके 18 तक ये बताता है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। ये राइट टू इक्वलिटी डिफाइन करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22, ठीक है, ये राइट टू लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बताते हैं। उसके बाद 23 एंड 24 की मैं बात करूँ, ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद अगर और बात करी जाए तो आर्टिकल 25 से लेके आपका आर्टिकल 28 तक ये आपके राइट टू रिलीजन्स के, राइट टू रिलीजन फ्रीडम्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद आर्टिकल 29 एंड 30 की बात करी जाए तो ये बताइए कहाँ से कहाँ तक बताएगा, सोचिए सोचिए। तो ये आपके बताता है माइनॉरिटीज़ के लिए जो पावर्स है उसके बारे में। आर्टिकल 32 को मेरे कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर जी ने इसको कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसी में कुछ और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो आप जान लीजिए, जैसे कि मेरा आर्टिकल 17 ये डिफाइन करता है अनटचेबिलिटी को, ठीक है। आर्टिकल 18 अबोलिश करता है टाइटल्स को, कि कोई भी टाइटल्स डिग्री वाले लगा सकते हैं, जैसे पीएचडी हो गई तो डॉक्टर लगा सकते हैं, बट राजा किंग इस तरीके से आर्टिकल्स को ये डिफाइन करता है। और सिर्फ फ्रीडम है आपके जो आर्मीज हो गए, जैसे उनके कर्नल लेफ्टिनेंट्स, उन सबको राइट्स है सिर्फ उनके लिए, बाकी सबको अबॉलिश करता है ये, ठीक है। आर्टिकल 16 आपका बताता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता है। आर्टिकल 15 बताता है कि भाई कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता उसके कलर एंड बेस के बेसिस पे। 14 आर्टिकल बताता है आपका इक्वलिटी की, राइट इक्वलिटी मतलब जिंदगी से पहले इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, इक्वलिटी सारे लॉ से ऊपर है, ये बताता है, ठीक। इसी तरीके से अगर बात करी जाए तो हमारे इमरजेंसीज के टाइम में कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे हटते नहीं। आर्टिकल 20 एंड 21 ये दो आर्टिकल्स हैं जो आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि राइट टू लिव एंड बोलने का अधिकार कुछ है, ये उनको आप नहीं छीन सकते इंसान से, ठीक है। तो ये दो आर्टिकल्स हैं जो आपके इमरजेंसी के टाइम भी अबोलिश नहीं होते हैं, बाकी सब आर्टिकल्स आपके अबोलिश हो जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, हु वाज इलेक्टेड एज द पीएम ऑफ इंडिया इन द इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी। यानी कि ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि भाई राजीव गांधी की जब डेथ हो गई तो उनके बाद पीएम कौन बना, ठीक है। अभी मैं ये आपको कराऊंगा पीएम और प्रेसिडेंट, एक स्टोरी में समझाऊंगा, उससे आप उम्मीद करूंगा कि आपको ये सब समझ में आ जाए। अभी वेट कीजिए, अभी इस क्वेश्चन को होल्ड पर रखिए, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछता है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। यानी कि ड्राफ्टिंग कम्युनिटी जो थी उसका चेयरमैन कौन थे, तो आप सब जानते हैं भीमराव अंबेडकर। पर इससे रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं वो भी मुझे पता होनी चाहिए। तो चलो वो भी मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूँ कि भाई वो क्वेश्चन बनता है तो वो क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से उसको आपको करना होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए ज़रा, तो उस चीज़ को भी हम अभी हाथों हाथ अपने इसी जगह कवर करते चलेंगे, ठीक है गाइज। तो हाँ, हम इससे एक कई बार इससे क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं है। तो आप याद रखेंगे टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें से एक का नाम आपके सामने है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये उसके प्रेसिडेंट थे। दूसरे नाम की बात करूँ तो आप याद रखेंगे एन गोपाला स्वामी, ये भी इसके मेंबर थे। अगर इसके अलावा हम और बात करें तो आप याद रखेंगे कि ये यहाँ पे मेरे एक और मेंबर थे जिनका नाम था वायदी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो याद रखेंगे जो स्वामी है वो मेरे सारे मेंबर थे। उसके बाद एक और थे मेंबर, वो थे मेरे कन्हैया, ठीक है, कन्हैया याद रखिए। फिर थे मेरे सैयद मोहम्मद, ठीक है। फिर थे मेरे एन माधव, और आप याद रखेंगे फिर डीपी थे, उनकी डेथ हो गई थी तो फिर बन गए थे आपके टीटी कृष्णा नामा। अब इसको देखो ट्रिक के तरीके से याद कर सकते हो, कैसे कि देखो भीमराव अंबेडकर आपके नाम याद रहेगा, उसके बाद याद रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर गोपाला कृष्ण स्वामी से, ठीक है, गोपाला स्वामी कृष्ण से, ठीक है, कृष्णा है ना, कृष्णा स्वामी से
कन्हैया, जिनको कन्हैया कहते हैं, उनके साथ सैयद माधव टीटी से मिले। ठीक है, क्या याद रखेंगे, देखो भीमराव अंबेडकर गोपाला कृष्ण स्वामी से, जिनको कन्हैया भी कहते हैं, वहाँ उनसे सैयद माधव टीटी से मिले। ठीक है, ट्रिक अजीब है लेकिन अच्छे से याद हो जाएगा, ये मेंबर हो गए आपके कम्पिटिटिव ड्राफ्टिंग कम्पिटिटिव के। यहाँ ये सेशन फिलहाल खत्म होता है। अभी मैंने आपको पीएम और प्रेसिडेंट की सीरीज छोड़ी है, वो मैं आपको अभी एक और याद करा देता हूँ हाथों हाथ ट्रिक से, कि वो आपको याद रहे। सीक्वेंस अब तक के जो आपके इजीली होंगे, हाल फिलहाल उसमें नहीं होंगे, उनको आप ऑटोमेटिक याद होंगे, उनको कर सकते हैं। पीडीएफ की बात करूँ तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके fcat.journey चैनल पे, टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ है, जाओ और एंजॉय करो, अच्छे से फोड़ो एग्जाम। यहाँ से अगर ये सीरीज भी कर ली तो याद रखना, ये वीडियो देख लो, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलना है आपके एफकेट एग्जाम में। देखो यहाँ की बात आती थी तो हम इसको हाथों हाथ कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को करेंगे। ठीक है, तो देखो सॉरी मैं इसकी तरह थोड़ा आपके लिए पेपर सेट कर रहा था। देखो तो यहाँ आ रही है वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट का मैं कैसे पता लगाऊंगा, ये मैं आपको भी ट्रिक याद करा रहा हूँ, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन मेरे क्या क्या होंगे। देखो अब याद रखो, सॉरी ये पीएम की है भाई, पीएम की नहीं है, गलती हो गई, पीएम की नहीं, वाइस प्रेसिडेंट की मेरे पे ट्रिक है, वो आप समझ सकते हैं। वो क्या है, वो देखो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का सीक्वेंस कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, वैसे सीडीएस में पूछा जाता है, बट यहाँ हमसे पूछ लगे इसके बाद कौन बना सकते, तो वो हम समझेंगे। तो बहुत छोटी सी ट्रिक है, क्या है, राधा जाकर गिरी। ठीक है भाई, किसी भी रिलेशंस को या किसी भी नाम को रिलेटेड कोई अपने इमोशनल मत लेना, ये सिर्फ एक ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, देखो ये डिस्क्लेम था, कभी तुम मेरे पे बाद में डिस्क्लेम कर दो। ठीक है, चलो देखो क्या है, ट्रिक है, राधा जाकर गिरी गोपाला पथ तो बीड़ी, ठीक है, बीड़ी जत ने हिदादत दी रमन को, शांत कर शंकर नारायण कृष्ण को और शेख अंसारी को। ठीक है, ये एक कहावत है, क्या है ये कहानी, एक कहानी सी है, क्या है कि भाई राधा जाकर गिर गई गोपाला पथ पर, तो बीड़ी जत ने हिदायत दी रमन को, यानी कि कह लीजिए बीडी जो है उन्होंने हिदायत से कहा कि भाई जाके रमन से बोलो वो शांत करे शंकर नारायण कृष्ण को और शेख अंसारी को। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या हो गया आप समझिए, इसका मतलब हो गया राधा से तो हो गया आपका डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जाकर से हो गया जाकिर हुसैन, गिरी से हो गया आपका वीवी गिरी, गोपाल से हो गया आपका गोपाल स्वावर। ठीक है, पथ तो कुछ नहीं है, बीडी से हो गया आपका वी डी जेथी। ठीक है, हिदायत से हो गया मोहम्मद हिदायत उल्लाह। ठीक है, रमन से हो गया आपका रमन विनायत रमन। ठीक है, आर विनायत रमन। शंकर से आप समझेंगे शंकर दयाल, नारायण से आप समझेंगे के आर नारायण। ठीक है, कृष्ण से हो गया कृष्णकांत। ठीक है, शेख से समझेंगे आप शिखावत और अंसार। ठीक है, अंसारी से समझेंगे आप विनय क्या नायडू। ठीक है, ये हो गई आपकी एक ट्रिक। अब इसी तरीके से नीचे है आपकी प्रेसिडेंट्स की ट्रिक। ठीक है, अब आप इसको कैसे समझेंगे, इसको समझिए आप कि ये भी एक कहानी है, इसमें कहानी ये है कि भाई ये मेरी कहानी कहती है क्या, ये कहानी कह रही है कि राजू की राधा, यानी कि राजू की राधा है, ये भी जाकर गिर गई, बट अब की बार गिरी ये फरुखुद्दीन रेड्डी की जेल में। ठीक है, एक जेल है फरुखुद्दीन रेड्डी की, उनकी जेल में जाकर गिर गई। तब राम शंकर नारायण, फिर वही बात आ गई, तब इसमें शंकर नारायण कृष्ण थे, इसमें राम शंकर नारायण की कमल से प्रतिभा निकली प्रणव के साथ। ठीक है, तब उन्होंने एक राइटिंग लिखी कि भाई मेरी ऐसे चली गई है, उसको भेजो वापस। तो इस तरीके से समझो। अब इससे क्या समझोगे, तो इससे याद रखना कि भाई राजू से तो हो गया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजू राजेंद्र प्रसाद। राधा से डॉक्टर राधा कृष्ण। ठीक है, जाकर से जाकिर हुसैन। गिरी से आप फिर समझेंगे वीवी गिरी। फरुखुद्दीन से समझेंगे आप फरुखुद्दीन अली मोहम्मद। रेड्डी से आप समझेंगे संजीव रेड्डी। ठीक है, जे से आप समझेंगे ज्ञानी जे सिंह। ठीक है, राम से आप समझेंगे आपके रमन, वही आ गए। शंकर से आप फिर वही समझेंगे दया शंकर। ठीक है, नारायण से आपके वही के आर नारायण। कमल से याद रखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रेस्पेक्टेड मैन। ठीक है, प्रतिभा से समझेंगे डॉक्टर प्रतिभा। ठीक है, प्रतिभा देवा सिंह पाटिल। प्रणव से आप समझेंगे प्रणब मुखर्जी। उसके बाद आप समझेंगे यहाँ पे के साथ राम आए। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं के साथ राम आए, तो यानी कि रामनाथ कोविंद। तो अब प्रेसिडेंट में आप जानते हैं, आज जानते हैं हमारे द्रौपदी जी है प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट